आज की चर्चा। मंगलवार 4 नवंबर रेडियो मॉरिशस के साथ साथ हमारे MBC3 के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज की चर्चा इस कार्यक्रम में सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि आज की चर्चा जो कार्यक्रम है इस समय आप लाइव सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर और साथ ही रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर और साथ ही इसे आप MBC3 पर लाइव देख पा रहे हैं। और आपको ये भी याद दिला दें कि इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट जो है आज ही आप सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 3 बजे से और साथ ही इसे आप देख पाएंगे MBC3 पर दोपहर के 4 बजे से। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। आपको अगर याद होगा पिछले मंगलवार को भी हमने ICT मंत्रालय के सौजन्य से जो है कार्यक्रम चलाया था और आज का हमारा कार्यक्रम भी उन्हीं के सौजन्य से चलाया जा रहा है। और इस समय हमारे बीच डॉक्टर कलीम उस्मानी जी उपस्थित है जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के हेड है। डॉक्टर उस्मानी जी आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। शुक्रिया सुमिता जी। और इंटरनेट की बात करें तो जैसे कि हमने पिछली बार भी कहा था एक कहते हैं कि एक वरदान भी है और साथ में एक अभिशाप भी है। ये डिपेंड करता है कि हम इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं क्योंकि हर एक चीज़ में उसकी अच्छाई भी छुपी होती है और साथ ही साथ अच्छाइयों के साथ साथ ये बुराई के साथ भी आता है। ये निर्भर हम पर करता है कि हम किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं ताकि इसका जो है मैक्सिमम लाभ हम उठा पाए। और आज एक विषय को हम लेकर आए हैं। अभी आने वाले दिनों में जो है बच्चों की छुट्टियाँ समाप्त हो जाएंगी तो ऐसे हमारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे जो है बहुत सारा समय घर पर बिताएंगे और घर पर बिताने का मतलब कि इनडायरेक्टली वो जो है इंटरनेट से जुड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा उनका समय बीतेगा। तो आज हमारी कोशिश है कि किस तरह से सोशल मीडिया जो है बच्चों के लिए एक इस तरह से उपयोग करें ताकि उनको नुकसान न हो। और साथ ही हम थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग पर भी बात करेंगे क्योंकि लगभग हम फेस्टिव सीज़न में आ चुके हैं और ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते तो बहुत से लोग 3-4 सप्ताह पहले ही ऑर्डर दे देते हैं ताकि उनको तब जाकर जो है उनको अपने प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों के दौरान यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान किन बातों का जो है प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो आज इन 2 विषयों पर जो है हमारा कार्यक्रम आधारित है। तो सबसे पहले डॉक्टर उस्मानी जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज के युवाओं के जीवन में इंटरनेट का क्या महत्व है। सुमिता जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम पे फिर दोबारा बुलाने के लिए धन्यवाद। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेट की बात कर रहे हैं ये बच्चे तो खैर ज़रूरी उनके लिए ये ऐसा टूल है जो कि वो लोग यूज़ करते हैं जी। लेकिन उससे ज़्यादा और भी बजाय उससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आऊँ और मैं ज़्यादा बात करूँ, ये जो इंटरनेट है सुमिता जी जैसे हम लोग को सारों को पता है ये एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। और हर आदमी हमने पीछे बात करी थी पिछले वाले प्रोग्राम के अंदर हर आदमी उसको अलग अलग तरीक़े से इसको इस्तेमाल करता है। और ये इंटरनेट जो है वो एज अ टूल यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे कोई हम लोग बिज़नेस करें, बिज़नेस में जो है ये एज अ टूल इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग कोई एजुकेशन की बात करें उसमें एज अ टूल यूज़ होता है। तो किसी भी चीज़ को हम लोग आजकल करते हैं सुमिता जी उसमें इंटरनेट यूज़ होता है जी। और स्पेशली जब अगर हम इस सारे मौजू या टॉपिक को अगर हम लोग थोड़ा सा बच्चों की तरफ जैसे आपने कहा कि छुट्टियाँ आने वाली हैं और बच्चे छुट्टियों में होंगे उसके बाद जो है वो इंटरनेट कैसे वो लोग यूज़ करते हैं क्या उसका फ़ायदा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सुमिता जी स्पेशली क्योंकि स्कूल्स के अंदर इंटरनेट बहुत ज़्यादा एक तरीक़े से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि पहली चीज़ ये है कि जब हम लोग स्टूडेंट थे उस वक्त इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी क्योंकि हम लोग लाइब्रेरीज़ के अंदर जाते थे या फिर किसी बुक बैंक के अंदर गए या फिर कोई ऐसे बुक शॉप पे गए जहाँ से जो किताबें ख़रीद के लेकर आते थे। लेकिन वो सब सारा वो पैराडाइम शिफ्ट है एक तरीके से सुमिता जी। और कहीं ना कहीं अगर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस भी हुआ था स्कूलों में तो ऐसा था कि कंप्यूटर का एक पीरियड होता था जो कम से कम एक 40 या 30 मिनट का होता था जहाँ पर हमें वही करना होता था जो हमें बताया जाता था, यानी कि हमारे हाथों में पूरा कंट्रोल नहीं होता था या पूरी तरह एक्सेस नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो
उसी तरीके से अब वो सब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं इंटरनेट के आने की वजह से, और इतना उस पर इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स है सुमिता जी कि जितना भी इंफॉर्मेशन चाहें आप ले सकते हैं। तो स्पेशली भी बच्चों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से जो इंटरनेट जैसे यूज़ वो लोग करते हैं, तो एक तो जो कि बेसिक किसी भी एजुकेशन सिस्टम में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं वो है कि हमें इंफॉर्मेशन हम लोग वहाँ से इंटरनेट से सारी ले सकते हैं वो, क्योंकि कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई सोशल साइंसेस पढ़ रहा है, हर तरीके का कंटेंट अवेलेबल है। तो एक तो जैसे भी क्लासेस चल रही हैं या स्कूल चल रहा है तो वैसे ही उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब आजकल छुट्टियां हैं तो छुट्टियों के अंदर जो है वो फिर बहुत सारे आप उसमें आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें नई आप देख सकते हैं कि जो आप क्या उसको प्लान आउट करना चाहते हैं। उसमें एक तरीके से सोशल नेटवर्किंग हो जाती है, लोगों से जो है आप नई नई चीज़ों को पता कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे और भी छुट्टियों में क्या करते हैं सुमिता जी की वो अलग अलग किसी शॉर्ट कोर्सेज़ को वो लेके ऑनलाइन जो है वो फॉलो करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है कोई दूसरा स्किलफुल काम जो है उसको फॉलो करते हैं। तो सब सारी तरीके की जो है वो क्लासेस जो है अवेलेबल है। तो एक तो मुझे लगता है कि इन छुट्टियों में ये बच्चे लोग जो है इस तरीके का काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर वो सोशल कनेक्टिविटी जैसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ वो बैठ के कोई चीज़ें अगर जो करनी है, यानी कि जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अभी आने वाले दिनों में छुट्टियों में इंटरनेट के साथ मिलेगा, तो सिर्फ गेमिंग या सिर्फ स्क्रॉलिंग के अलावा मे बी वो लोग जो है अपने टाइम को एक क्रिएटिव चीज़ के लिए या कुछ नया सीखने के लिए जो है ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये माता पिता पर भी निर्भर करता है कि किस तरह से जो है वो अपने बच्चों को गाइड करते हैं, या फिर किस तरह का एक कम्युनिकेशन है माता पिता और बच्चों के बीच कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे उन बात को मान रहे हैं। क्योंकि अभी के समय में ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ गए हैं। पेरेंट्स जब काम करते तो बच्चा जो है पूरा टाइम अकेला घर पर रह जाता है। अब ट्यूशन हुआ वगैरह हुआ, फिर तो लौट कर वो घर पर आ रहा है और अकेला समय बिता रहा है। और उस अकेले समय में इंटरनेट के साथ जब वो जुड़ा है तो किस वेबसाइट को वो जो है जा रहा है, क्या देख रहा है, किस तरह के कंटेंट को वो कंज्यूम कर रहा है, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल आजकल पेरेंट्स का कम है। और आजकल के बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा जो है इंटरनेट का इस्तेमाल जानते हैं। जी 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 नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है सुमिता जी, क्योंकि हमने पीछे भी जो बात करी थी पेरेंटल कंट्रोल्स आते हैं, और पेरेंटल कंट्रोल्स बहुत तरीक़े के हैं। और अगर जो पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को ज़ाहिर है देखना चाहते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स देखते भी हैं, तो वो लोग ये क्या कर सकते हैं कि पेरेंटल कंट्रोल्स लगा सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे 20 या फिर 18+ हैं, ऑब्वियसली उनका एक तरीके का मैच्योरिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनका एक अलग नज़रिया है देखने का। क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबल तरीके से इंटरनेट को देखेंगे या यूज़ करेंगे उसको सुमिता जी, तो ऑब्वियसली उसका उनको फ़ायदा होता है। लेकिन जो बच्चे अभी थोड़ा सा बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 या 10 to 16 या फिर जैसे 6-7 आप कह लीजिए, क्योंकि तो बहुत जल्दी चालू हो जाता है। तो जो बच्चे जो 7-8 साल के हैं, 7-8 साल के एज ग्रुप से लेके 15-16 साल के एज ग्रुप को भी अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल्स आते हैं। पेरेंटल कंट्रोल्स लोग लगा के देख सकते हैं। प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सुमिता जी, जैसे आपने कहा कि ट्रस्टेड वेबसाइट है कि नहीं है, कहाँ बच्चा जा रहा है। तो अगर हम पेरेंटल कंट्रोल उसमें लगा लेते हैं तो उससे बहुत सारे चेक्स ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एक तरीके से वो फिल्टर होकर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिल्टरिंग मैकेनिज्म है। तो फिल्टरिंग मैकेनिज्म का ये है, मतलब ये है कि उसको आप चेक कर सकते हैं। तो आपने चेक कर लिया, उसके बाद जो अगर कोई बच्चा किसी भी वेबसाइट पे जाता है, जो वेबसाइट जो है अगर इनअप्रोप्रिएट है, तो एक तरीके से नोटिफिकेशन आपके पास आता है एज अ पेरेंट कि आपको उसको अलाउ करना होगा उस रिक्वेस्ट को, ताकि फिर जो है वो बच्चा उस वेबसाइट को या फिर उस लिंक पे एक्सेस कर सकता है। तो एक तो तरीका ये है जो कि पेरेंट्स
पेरेंट्स अपनाते हैं उनको अपनाना चाहिए, और इससे बच्चे कंट्रोल में रहते हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसे ही आप कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के हेड है, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का सामना आप हर रोज़ करते हैं जी, जी। कि किस तरह से जो है चीज़ें अचानक से आ जाती है जिस पर कंट्रोल नहीं होता है और किस तरह से काम करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के समय की बात करें तो किस तरह से इंटरनेट का दुरुपयोग युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रहा है। सुमिता जी, सवाल बहुत अच्छा है, और ये काम मेरा ख्याल से हम लोग रोज़ करते हैं जी। और अलग अलग तरीके के केसेस आ रहे हैं, और आजकल जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ रोज़ों से बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें जो है जो बच्चे या लड़कियां हैं या लड़के हैं बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कि काफ़ी अलार्मिंग है, और वो अलार्मिंग इन द सेंस कि जो है बहुत सारे बच्चे वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो इस वजह से कि ये इंटरनेट के ट्रॉमा की वजह से। तो उसमें लेकिन वो टॉपिक शायद हम लोग थोड़ा सा आगे भी ले सकते हैं, लेकिन जो दुरुपयोग है इंटरनेट का सुमिता जी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस दुरुपयोग से एक चीज़ होती है एक्सेसिव सर्फिंग, या फिर जो है एडिक्शन एक तरीके से कह लीजिए। तो जो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ करता है और उसके बाद जो हर वक्त जो है उससे जुड़ा हुआ है, तो एक तो जो है वो मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। जी जी। हाँ। तो मेंटल हेल्थ जो है, क्योंकि फिर कोई सोशलाइजेशन नहीं है सुमिता जी, तो वह न किसी से बात करता है न किसी से, ज़्यादातर वक्त जो है उसका इंटरनेट के ऊपर गुजरता है। बिल्कुल। तो फिर जो वो एडिक्शन, वो एडिक्ट हो जाता है, और जब एडिक्ट हो जाता है तो फिर उस केस में फिर उसका नुकसान है, और उससे जो है उसको एंग्जाइटी होती है, उसके बाद जो है फिर वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर उसकी नॉर्मैलिटी जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो अकेला पन पसंद करता है, बच्चा अकेले रहता है, आइसोलेशन में चला जाता है। आइसोलेशन में चला जाता है। तो और कहीं ना कहीं सिर्फ ये मेंटली ही अफेक्ट नहीं करता है, फिजिकली वो अफेक्ट करता है, हमारे पोस्चर को अफेक्ट करता है, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कमरे में हैं और सिर्फ फ़ोन के साथ है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी अपने आप में कम हो जाती है ना। ये भी एक बड़ा सा फैक्टर है। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों में कहीं ना कहीं ओबेसिटी सिर्फ खाने की वजह से नहीं है, काफ़ी देर बैठे रहने की वजह से भी जो है ओवरवेट का शिकार हो जाते हैं बच्चे, या फिजिकल मूवमेंट कम होता है तो उसका सीधा असर जो है मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप तो आ ही रहा है, क्योंकि जितना टाइम हमें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक दूसरे से शेयरिंग, बातचीत करने के साथ बिताना चाहिए, लेकिन हम वो टाइम एक ऐसे चीज़ को दे रहे हैं जो शायद हमारे लिए फ़ायदेमंद तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और जैसे आपने एडिक्शन की बात की, तो जैसे ड्रग्स अपने आप में एक एडिक्शन है, तो आजकल फ़ोन, टैबलेट, इंटरनेट ये भी एक एडिक्शन का हिस्सा बन चुके हैं। जी जी, बिल्कुल। इसमें ऐसे ही है, और दूसरी चीज़ और भी 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें। जैसे हम लोग अगर बात करें सुमिता जी, तो एक तो मेंटल हेल्थ है, तो उसका फ़र्क तो पड़ता है, बच्चा एडिक्ट हो गया उसके बाद जो फिर दूसरी चीज़ है ना कि बच्चे, जैसे आजकल बहुत सारे जो केसेस हम लोग देखते हैं उसके अंदर जो वो सारे बुलिंग है, तो उसमें बुलिंग भी होती है। तो जब बुलिंग होती है वो इंटरनेट के ज़रिए होती है, तो उसका भी असर पड़ता है। और उसी केसेस की वजह से, जैसे मैंने आपको जैसे सारे बुलिंग है, उसके बाद ट्रोलिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट थोड़ा सा अलग हट के है, मैं उसको बताता हूँ मैं ऐसे। लेकिन जैसे सारे बुलिंग है या उसके बाद ट्रोलिंग है, उसी केसेस में, और क्योंकि इस वक्त जो है बच्चों का जो दिमाग जो है बड़ा यंग होता है, बड़ा सॉर्ट ऑफ यानी कि जल्दी बहक जाते हैं, जी चीज़ों में जल्दी से आ जाते हैं, है ना। बिल्कुल। अच्छे बुरे किसी परख नहीं कर पाते, तो बहुत ही मासूम होते हैं बच्चे, और थोड़ा सा इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। तो उस मैच्योरिटी की ना होने की वजह से बच्चे और जो उनके साथ के दूसरे जो बच्चे होते हैं वो बुलिंग होती है, और बहुत कॉमन सी चीज़ है। लेकिन अब ये है कि उसमें अलग अलग बच्चों की अलग अलग मेंटल लेवल स्टिफनेस होती है। जी सुमिता, जैसे आपको पता है, तो उसमें जो बच्चा थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग है वो साइबर बुलिंग अगर है भी तो थोड़ा सा उसको फिर वो मैनेज कर सकता है। जी। लेकिन बहुत बच्चे नहीं कर पाते, और उसमें स्पेशली हम लोगों ने देखा है जैसे लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो लड़कियों के जो केसेस जो है हम लोग को ज़्यादा नज़र आते हैं। तो जैसे हमारा कल्चर है, जैसा हमारी सोसाइटी है, तो उसमें जो अब्यूज़ हमने ज़्यादा जो देखी अपने, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, हमारा जो मुकोर्स मर्चेंट साइबर क्राइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम है, तो उस सिस्टम के ऊपर जो हम लोग देखते हैं, जो केसेस हमारे पास आते हैं,
उस केसेस के अंदर जो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं इस तरीके के, जैसे साइबर बुलिंग है, उसके बाद ट्रोलिंग है, या इवन आइडेंटिटी थेफ्ट है, सेक्सटॉर्शन है, तो ये थोड़ा सा जो है वो लड़कियों की तरफ जो इंक्लाइन होते हैं सारे केसेस। जी, तो इसके जो है हमारे पास फिगर्स इसके कोई ख़ास रीज़न्स है आपके हिसाब से, कोई ख़ास वजह है कि लड़कियों के प्रति ही ये ज़्यादा है? रीज़न्स इसके मेरे ख़्याल से ये है कि लड़कियां नॉर्मली उनका बिहेवियर बहुत बैलेंस स्ट्रॉन्ग होता है, इन अ सेंस कि जो है वो काफ़ी ऐसी चीज़ें नहीं करती जिससे किसी का नुकसान हो जी। और वो सॉफ्ट होती हैं जो मुझे लगता है, और उसके बाद जल्दी बहक जाती है, बातों में आ जाती जी है। जी। तो जो भी लड़के हैं या फिर दूसरी उनके साथ लड़कियां भी होती हैं, लड़कियां भी अपने दोस्तों को ब्लैकमेल करती हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के, तो लड़के ज़ाहिर है वो एक ट्रेंड है, लेकिन लड़कियां भी वो एक तरीके से जेलसी होती है, या फिर जो वो क्लास के अंदर या फिर स्कूल के अंदर ग्रुप्स होते हैं, तो उस तरीके से भी हम लोगों ने देखा है कि फिर जो वो उनको बुली करती हैं। तो जब वो बुली होती हैं या ट्रोलिंग उनकी होती है तो फिर उसका बड़ा सीवियर इम्पैक्ट होता है। और अभी हाल फिलहाल में इस हफ्ते ही 3-4 केसेस हम लोग के पास ऐसे आए। कोई एग्जांपल आप छोटा सा दे सकते हैं ताकि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, अगर उनको इसके बारे में जानकारी हो तो वो ज़्यादा प्रिकॉशन ले पाए? तो कोई छोटा सा एग्जांपल? हाँ, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा उसको ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे कोई बच्ची थी और उस बच्ची को जो है उन लोगों ने ट्रोल किया, और उसके बाद जो है कुछ उसके, जिसे हम लोगों ने पीछे बात करी थी, उसके प्रोफाइल से उसकी पिक्चर्स लेके उसको मॉर्फ करके, और उसके बाद जो है फिर उस सारी पिक्चर्स को उन लोगों ने काफ़ी इनडिसेंट या न्यूड पिक्चर्स कह लीजिए, तो जो न्यूड बॉडी है उसको जो है सर जोड़ के, उसके बाद जो फिर उसको शेयर करना शुरू कर दिया। अब शेयरिंग से होता ही है कि फिर वो जब फेसबुक पे जाता है या फिर किसी और इंस्टाग्राम है, फिर किसी और सोशल मीडिया के ऊपर जब शेयरिंग चालू हो जाती है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, तो उसको होने के बाद जो है फिर वो जब उन बच्चों के पास वो चीज़ आती है तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से जो टबू है और आदमी की एक प्रेस्टिज और या फिर उसकी एक फैमिली की स्टैंडिंग सोसाइटी में, एक सोशल इमेज जो है वो इम्पैक्ट होती है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेंटली और फिजिकली हमें इमोशनली काफ़ी अफेक्ट करती है, और एक द लॉन्ग रन तक इसका असर हमारे लाइफ पर होता है। नहीं, बिल्कुल होता है। तो उस वजह से जो है किसी एक केस आया था, उसने फिर बच्ची ने अपने आप को जो बिल्कुल बंद कर दिया कमरे में और निकलने के लिए तैयार नहीं, और उसके बाद जो फिर हम लोगों ने पुलिस से बात करी, फिर पुलिस से बात करने के बाद जो फिर हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट, जो मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर इक्वालिटी का एक डिपार्टमेंट है, जो कि वो उनके पास काफ़ी साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो साइकोलॉजिस्ट वो बच्चे को बच्चियों से बात करके थोड़ा सा उनको मोटिवेट करते हैं, और जो अगर इस तरीके के जो भी अब्यूज़ होती है, तरीके की सोशल अब्यूज़ है, तो उससे जो है बच्चे को जो है निकालने की वो कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के केसेस अभी काफ़ी 3-4 अभी एक साथ ही आए, और हम लोग ये कोशिश करें कि भी जो कम से कम जो है इसका इम्पैक्ट हो। तो एक तो केस इस तरीके का जो है, और कहीं ना कहीं ऐसी सारी चीज़ें हमारे तीसरे प्रश्न से काफ़ी मिलता जुलता है कि सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर डालता है। कहीं ना कहीं इमोशनली हम वीक हो जाते हैं, और फिर सोशल लाइफ तो हमारी अफेक्ट होती ही है, फिर पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। और सिर्फ उस पर ही नहीं, आई बिलीव फैमिली मेम्बर्स भी इससे अफेक्ट होते हैं, जैसे आपने कहा। जी जी। अब कल एक किसी का फ़ोन आया, वो सारी फैमिली उस बच्चे के बिल्कुल परेशान बेचारे वो लोग सारे के सारे, क्योंकि वो लड़की निकल के नहीं दे रही है, तो भी उन लोगों को दरवाज़ा भी तोड़ना पड़ा ताकि जो है फिर वो जाके देखें भी हो क्या रहा है अंदर। तो इस तरीके के की परेशानियां हैं, और ये सिर्फ सब सारे इंटरनेट की वजह से हैं। तो इंटरनेट का जो ग्रे पार्ट है और या दुरुपयोग जैसे आपने कहा है, वो इस तरीके से लोग करते हैं। और क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑल्सो जो कि हमें देखने को मिलती है सुमिता जी, कि इंटरनेट ऐसा टूल है या फिर मीडियम है जिसमें
कुछ पता नहीं चलता कि जो है अगर आदमी दूसरे कमरे में पीछे बैठा हुआ है वो कहाँ से बात कर रहा है, वो जो है थोड़ा सा पता करना मुश्किल होता है। तो वो इजी ट्रॉलिंग कह लीजिए या फिर इजी साइबर बुलिंग कह लीजिए, तो उसमें वो करना आसान होता है क्योंकि आप जो है फोर फ्रंट पे नहीं हो, आप जो है कहीं भी बैठ के किसी को कुछ भी कह सकते हो, ताकि जो है फिर, क्योंकि अगर आदमी जैसे फेस टू फेस किसी को कहता है तो कहने में थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा यू हैव टू बी करेजियस उस चीज़ को करने के लिए। जी, मेरा एक सवाल ये होगा कि हमें तो पता है कि आजकल जो है किस तरह के केसेस जो है आ रहे हैं, आपने कहा कि लड़कियों के प्रति जो है ज़्यादा ये सब हो रहा है, तो जब पता चलता है मिनिस्ट्री को या जो भी जो है रिस्पॉन्सिबल पार्टीज इसके साथ काम कर रही है, फिर चाहे पुलिस हो या वो, तो जो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है या किस तरह की सज़ा है, ताकि जो है लोग कर रहे हैं उनको भी पता चले कि ये कितना हानिकारक हो सकता है उनके लिए भी जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं और लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जी सुमिता जी, ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है क्योंकि मॉरिशस के अंदर जो साइबर लॉज हैं वो काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं, और ये साइबर लॉज एक लॉ कहलाता है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम एक्ट, जो कि 2021 में बनाया गया था सुमिता जी। और इस लॉ के अंदर बहुत सारी नई ऑफेंसेस इंक्लूड की गई हैं, तो ताकि जो है उससे अगर कोई भी किसी तरीके का साइबर क्राइम केस है तो उसको हम लोग डील कर सकें। तो जैसे मैंने कहा साइबर बुलिंग का है, मैंने आपको बताया, आइडेंटिटी थेफ्ट मैंने बताया, रिवेंज पोर्नोग्राफी बताया, उसके बाद सेक्सटॉर्शन बताया, ऑनलाइन हरासमेंट बताया, ट्रोलिंग बताया, उसके बाद जो है मिसयूज़ ऑफ फेक प्रोफाइल जो कि सोशल मीडिया पे होती है। तो जैसे सोशल मीडिया, तो अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। सोशल मीडिया पे आसान होता है अपनी प्रोफाइल बना के कोई चीज़ को एक्सप्रेस करना। तो फेक प्रोफाइल भी जो है बहुत एक कॉमन सी चीज़ है। फेक प्रोफाइल का मतलब ये है कि आपके नाम पे वो प्रोफाइल नहीं है, किसी दूसरे के नाम पे या फिर किसी आपकी तस्वीर यूज़ की जा रही है। ये तो आजकल हम भी काफ़ी कॉमन देखते हैं कि तस्वीर हमारी है लेकिन नाम किसी और का है। जी, तो उस करके ये सब सारी जो ऑफेंसेस हैं ये क्लॉज हैं उस लॉ के अंदर हैं, और इस पे जो है काफ़ी हेफ्टी फाइन भी है सुमिता जी। और हेफ्टी फाइन का मतलब ये है कि 1 मिलियन से लेके तकरीबन जो है 20-25 मिलियन तक इसमें फाइन्स हैं अलग अलग ऑफेंसेस की। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस क्राइम को कर रहा है जो 18 साल से नीचे है, तो क्या उस पर भी कुछ तरह के कानूनी प्रावधान है जो लागू होते हैं, अगर क्योंकि कॉलेज के बच्चे हुए जो कर रहे हैं? तो थोड़ा सा इस पर अगर आप जानकारी दे पाए तो। ये जुवेनाइल कोर्ट में जाते हैं। जी। और उसमें क्योंकि अगर कोई भी बच्चा है तो ऑफेंसेस तो सेम हैं, लेकिन ये है कि जो सज़ाएं होती हैं वो थोड़ा अलग होती हैं। वो इतनी सीवियर पनिशमेंट नहीं होती है जुवेनाइल कोर्ट के अंदर जितने की जो है आपके क्रिमिनल कोड के अंदर जाके होती हैं बड़े लोगों के लिए। तो ऑफेंसेस जो है वो सभी के ऊपर अप्लाई होती हैं, क्योंकि ये ऐसा एक लॉ बना था जो कि पूरे कंट्री को वो अप्लाई होता है सुमिता जी। तो उसमें लेकिन जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं वो जुवेनाइल कोर्ट में जाता है, अप्लाई सारे ऑफेंसेस होते हैं। बस ये है कि उनकी जो सज़ाएं हैं, उनके फाइन्स हैं, वो कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा वो कम होती हैं। हम डॉक्टर उस्मानी से जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी बुरी चीज़ें एक साथ आ जाती है। बहुत से लोगों को धोखे का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो थोड़ा सा इस पर जानकारी दें। तो सुमिता जी, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कॉमन है, आपने भी कहा, और हर आदमी ऑनलाइन शॉपिंग करने की कोशिश करता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग तो काफ़ी कन्वीनियंट हो गई है, क्योंकि वो काफ़ी वक्त बचाता है लोगों का, और बहुत सारे लोग कोशिश भी करते हैं। उसमें वैराइटीज़ बहुत हैं और उसके बाद चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो भी अगर आपको चाहिए है तो आप जो है चूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट वाइज भी जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल होता है सुविधा जी। लेकिन जैसे हम लोगों ने कहा अभी इंटरनेट की हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद जो इंटरनेट पे अभी बच्चों का कैसे वो बच्चे अपने दे फॉल प्रे टू द
साइबर क्रिमिनल्स जो कि इंटरनेट के ऊपर हैं। तो उसी तरीके से वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि ये सारे पैसे का मामला है। हाँ। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जब, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ पे उसका दुरुपयोग है, वो रिस्क तो आ ही जाता है अपने आप ही। वो रिस्क आ जाता है। तो लेकिन जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं। जी। तो होता ये है कि जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग करते हैं तो शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स होते हैं। जैसे हम लोग ईबे की बात करें या फिर अलीबाबा की बात करें या अली एक्सप्रेस, जो बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोग दुनिया भर से जो है जुड़ते हैं और शॉपिंग करते हैं। जी। तो जैसे लोकल भी हैं, और उसके बाद जो है फिर अपनी ये इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो उसमें जैसे जो प्रिकॉशंस हैं सुमिता जी, जो कि हम लोग को बरतनी चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये है कि जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो कि मैच्योर हैं, जो कि अच्छी हैं, जो कि वो ट्रस्टेड होती हैं। तो ट्रस्टेड का मतलब ये है कि उस पर अगर आप जाएंगे तो कई सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। एक तो URL कहलाता है। तो URL का मतलब ये है कि जो वेबसाइट एड्रेस है सुमिता जी, जैसे हम लोग कहें कि ebay.com या फिर जो है amazon.com या फिर alibaba.com, तो ये URL कहलाता है। ओके। तो जब हम लोग URL पे हम लोग जाते हैं तो एक चीज़ और भी हम लोग देख सकते हैं कि उस URL के अंदर एक चीज़ कहलाती है डिजिटल सर्टिफिकेट। तो डिजिटल सर्टिफिकेट एक तरीक़े का आप इसको वेरिफिकेशन कह लीजिए सुमिता जी। जैसे अगर एक आपको मैं एग्जांपल दूं, तो अगर कोई मेरी आइडेंटिटी को पहचानना चाहे तो वो ये पूछेगा कि भाई आप मुझे अपना ID कार्ड दिखाइए या फिर अपना पासपोर्ट दिखाइए। तो पासपोर्ट दिखाने से जो फिर वो वेरीफाई हो जाता है कि मैं ट्रस्टेड है। तो उसी तरीके से ये जो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं तो उसके अंदर ये जो URL डोमेन कहलाता है। तो उसका टेक्निकल टर्म्स में उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो डोमेन का मतलब ये है कि जैसे अगर हम लोग eBay कहें तो eBay जैसे लिखा जाता है और eBay जैसा ये जो ट्रेडमार्क इशू हुआ है तो वो eBay के नाम से हुआ है। तो अगर हम लोग डोमेन को चेक करें तो डोमेन को चेक करने के लिए बहुत सारे डेटाबेसेस बने रहते हैं। तो अगर हम उसमें टाइप करें तो eBay का एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये eBay है, यहाँ पे ये इनके नाम पे है, ये रजिस्टर्ड है और ये एक्सपायरी डेट है और ये सर्टिफिकेट इनको इशू किया गया है। तो अगर ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं सुनीता जी, तो उससे फिर हम इसका ट्रस्ट, कितनी ट्रस्टेड वेबसाइट है उसको हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एक तो तरीक़ा इसका ये, और एक चीज़ और भी इसमें कहलाती है SSL सर्टिफिकेट। तो SSL सर्टिफिकेट का मतलब फिर वही कि एक जो है एक अथॉरिटी होती है जो अथॉरिटी इस सर्टिफिकेट को इशू करती है, और जब इस सर्टिफिकेट से जब वो इशू करती है तो इसकी जो है हम ट्रस्टवर्दीनेस जो है इस वेबसाइट की हम पता कर लेते हैं कि ये कितनी ट्रस्टवर्दी है। मतलब ये सारे तरीक़े हैं किसी वेबसाइट्स को, और कोई भी वेबसाइट होगी उस पे जो कंटेंट्स को हम लोग देखेंगे, कंटेंट्स के अंदर जो है कितनी क्लैरिटी है। उसके बाद जो है फिर उसमें एड्रेसेस सारे दिए गए हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेसेस दिए गए हैं। तो जो इस्टेब्लिश वेबसाइट्स होती हैं ई कॉमर्स की सुमिता जी, वो इस तरीके से डिज़ाइंड होती हैं। और उसके बाद जो फिर बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, उनसे भी आदमी जाके पता कर सकता है कि जो ये कहाँ पे कैसी वेबसाइट है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो कितनी ट्रस्टेड वेबसाइट है। एक तरीका बिल्कुल, ये तो काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड तरीके हो गए। अगर एक आम व्यक्ति की बात करें तो शायद हर एक व्यक्ति इस तरह से ऑथेंटिफिकेशन चेक करने नहीं जाता है। ये एक आम सी बात है ना। बहुत से लोग जो है बस देख लिया कि वो अच्छे से, मतलब कि सारे जो लेटर्स है वो स्मॉल है, यानी नॉर्मली वेबसाइट का एड्रेस सभी स्मॉल होते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो लोग देखते हैं, इतने ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस में नहीं पड़ता है हर कोई, और कहीं ना कहीं जब फ्रॉड का सामना करना पड़ता है तो तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसने क्या गलती की है। तो कोई आसान तरीका है कि किस तरह से हम फेक वेबसाइट्स और फ्रॉड सेलर्स को पहचानें? कोई तरीका है उसमें? तरीका बिल्कुल है सुमिता जी। एक चीज़ तो जैसे मैंने आपसे बताया कि आपको उसमें कोई भी जैसे वेबसाइट की अगर ट्रस्टवर्दीनेस पता करनी है तो कोई चीज़ आपको देखनी नहीं है।
तो सिर्फ जहाँ पे हम लोग वेबसाइट का एड्रेस जो है चेक टाइप करते करते हैं हैं। तो वहाँ पे एक पैडलॉक सा दिखता है, जी। तो एक पैडलॉक बना होता है। ओके। तो जब जो है जैसे उसको आप जो है उस URL के अंदर जो है जब आप टाइप करेंगे जी। तो और जैसे वो वेबसाइट डिस्प्ले होती है तो इसमें जो एक पैडलॉक है, बस उस पर क्लिक करके अगर आदमी देखे तो उस पर लगे कि भाई इसमें ऑलरेडी डिजिटल सर्टिफिकेट है और ओके। ये एक्सपायरी डेट ये है। ओके। तो आसान तरीका तो एक ये है, ये सबसे आसान तरीका सबसे है। आसान तरीका है। जी। तो आप जो है ये करके जो आपको पता चल जाएगा कि जो है इसमें ये ट्रस्टेड वेबसाइट है। और क्योंकि जो वेबसाइट जो ट्रस्टेड नहीं होगी सुमिता जी, उसमें वो पैडलॉक आपको नज़र नहीं आएगा। पर आजकल ऐसा भी होता है कि बहुत सारे वेबसाइट्स के अपने ही एक ऐप होते हैं जहाँ पर आपको वेबसाइट पर जाना भी नहीं पड़ता है। लोग प्ले स्टोर से जो है उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर जो है उसके ज़रिए जो है शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई तरीका है जानने का कि ये जो ऐप्स है ये जो है सही है या नहीं, या कहीं कुछ गलत है इसमें? बिल्कुल है, क्योंकि जो भी ऐप्स आती हैं तो वो ऐप्स जो है वो स्मॉलर वर्जन होता है आपके वेबसाइट का। तो अब होता ही है कि आजकल के मोबाइल के ज़माने में और स्मार्टफोन के ज़माने में सुमिता जी हर आदमी स्मार्टफोन यूज़ करता है। तो स्मार्टफोन का मतलब ये है कि अगर कहीं भी आप हैं तो आप स्मार्टफोन करके चीज़ों को एक्सेस करके आप जो है ख़रीद सकते हैं चीज़ें। तो जो वेबसाइट्स जो है नॉर्मली होती हैं, जैसे हम लोग eBay की बात करें तो अगर उनकी कोई ऐप भी होगी तो अगर जब हम लोग उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे सुमिता जी, उस पर सारी डिटेल्स होती हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे उसकी MCB की बात करें, मॉरिशस कमर्शियल बैंक है, या SBM की बात करें या SBI की बात करें, उनके सबके अलग अलग ऐप्स हैं। तो लेकिन जब उनके वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सारी डिटेल्स पता उसमें लिखी हैं कि ये वेबसाइट जो है, ये एप्लीकेशन जो है ये SBI की है, ये एप्लीकेशन जो है ये मॉरिशस कमर्शियल बैंक की है, ये एप्लीकेशन जो है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की है। तो उस तरीके से सारी डिटेल्स जो है उसमें ऑलरेडी उनके वेबसाइट पे होती हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि आजकल के ज़माने में किसी को भी फ़ोन करना मुश्किल नहीं है। तो आदमी जो है फ़ोन करके उसको पूछ सकता है कि ये अगर आपकी एप्लीकेशन है, इसको एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर ले। तो एक तरीका ये भी है। प्लस जैसे इन सब सारी चीज़ों के लिए जो हम लोग को भी फ़ोन कर सकते हैं। जैसे हम लोग सर्ट जो है, तो सर्ट में हम लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और प्रोवाइड करते हैं कि अगर और हम लोग बहुत सारे गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर सुमिता जी, और वो उस गाइडलाइंस में कैसे जो हाउ सिक्योरली यू कैन यूज़ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन। तो इस तरीके का भी सब सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो उस हमारी वेबसाइट्स के ऊपर भी जाके आप देख सकते हैं और उसके बाद हम लोगों से बात कर सकते हैं। हमारे पास हॉटलाइन भी है 8002378 या फिर 8002378। तो ये हॉटलाइन नंबर है हमारा। तो इस हॉटलाइन नंबर पे भी जाके हम लोग उनको बता सकते हैं। जी जी। तो ये सब सारे तरीके हैं जो कि आसान है और मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आदमी बिल्कुल कोई चीज़ ना देखे, उसके बाद बगैर देखे वो सोचे कि नहीं ये सेफ़ है, तो ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर हम ई-कॉमर्स वेबसाइट की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, तो सबसे बड़ी बात आ जाती है ऑनलाइन पेमेंट की। और ऑनलाइन पेमेंट को लेके काफ़ी बड़े बड़े फ्रॉड्स हम देखने को मिलते हैं, हमें सुनने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त किस तरह की बातों का ध्यान जो है एक व्यक्ति को रखना चाहिए जब वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है? बिल्कुल, थोड़े बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप दे पाए तो। ज़रूर। ऑनलाइन पेमेंट बहुत तरीके के होते हैं सुमिता जी, और चूँकि हम लोग कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट ही लोग करते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सेफ़ भी हैं। और मेरे ख्याल से वही आप पूछना भी चाहते हैं कि वो कैसे सेफ़ हैं। एग्जैक्टली जी। तो एक तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी वेबसाइट जो कि सिक्योर है, ट्रस्टेड है, तो उस पर वो ताला नज़र आएगा। जी। और दूसरी चीज़ और भी है कि ना, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत सारे जो है वो पेमेंट मेथड्स आते हैं, जैसे पेपॉल एक तरीके से, और भी बहुत सारे सिक्योर बहुत सारे। उसके बाद जो वीज़ा के हैं, मास्टर कार्ड के हैं, और उसके बाद जो है पेपॉल है, उसके बाद और अमेरिकन एक्सप्रेस है, बहुत सारे हैं। तो ये जो है बहुत सिक्योर पेमेंट मेथड्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं सुमिता जी। और ये सिक्योर पेमेंट मेथड जो है, नॉर्मली तरीका ये है कि अगर आप कोई भी पेमेंट करें तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से करें। तो अगर कोई ये कहे कि जो है अभी आप बैंक ट्रांसफ़र कर दो, बैंक ट्रांसफ़र जो है वो सही नहीं है। क्योंकि बैंक ट्रांसफ़र के अंदर जो है वो डिटेल्स नहीं होती कि जो है आप कहाँ भी ट्रांसफ़र करेंगे, किसके पास जाएगा, वो
कौन इसको निकालेगा पैसा, जी, जी। पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। तो एक तो सबसे ईजीएस्ट और सबसे अच्छा तरीका ये है। तो आपने जो है उस पर क्रेडिट कार्ड यूज़ किया या फिर जो है अपना डेबिट कार्ड भी यूज़ कर लिया। और आजकल जो है बहुत इसमें QR कोड बेस्ड सब सारे के पेमेंट मेथड्स हैं। तो उसको जैसे जूस वगैरह भी है, तो वो इंस्टेंट जो है पेमेंट मेथड्स काफ़ी हैं, कन्वीनियंट भी है, काफ़ी कन्वीनियंट भी है, लोग यूज़ करते हैं। धीरे धीरे जो सब सारे और भी जो कंपनीज़ हैं या फिर जो बैंक्स हैं उस तरीके के पेमेंट मेथड्स को इंट्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। अभी देखें बहुत सारे मॉरिशस के अंदर भी बहुत सारे आ गए हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि आजकल लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं पेमेंट के लिए प्रिकॉशन के तौर पर जो वो कार्ड होते हैं जिसमें आप पहले से उतने ही अमाउंट डालें जितना आपको चाहिए, जैसे कि ना जैसे कि वो प्री पेमेंट मेथड्स जो एग्जैक्टली क्योंकि ऐसे फिर उनको जो है उनके बाकी अन्य जो पैसे हैं दूसरे अकाउंट में वो सेफ रहते हैं, प्रीपेड कार्ड जैसे हम कहते हैं, है ना, लोग उसका भी प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा बताएं कि क्या ये भी एक सेफर ऑप्शन है? बिल्कुल, क्योंकि जैसे ये आपके जो क्रेडिट कार्ड्स आते हैं सुमिता जी, तो क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट आप कितनी भी फिक्स कर सकते हैं। तो सपोज़ करिए कि जैसे आपको 5,000 रखने हैं, आप 5,000 का जो है लिमिट ले लीजिए। जैसे 10,000 करना है, 15,000 करना है, 20,000 करना है, तो उससे ये कि अगर आप जो है भी आपका नुकसान भी होगा तो छोटा होगा। तो 5,000 हो गया, 10,000 हो गया, 15, तो ये तरीके हैं। तो उसमें जो है फिर आप सेफ़ हैं, उसको यूज़ करके ऐसे कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है और ये बहुत सारे लोग करते भी हैं। जी। इसके अलावा हम एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे चीज़ों में हम देखते हैं कि रिटर्न और रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में भी जानकारियाँ होती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कभी कभार हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने कुछ और ऑर्डर किया और आ गया कुछ और ऐसे में फिर लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उसे वापस भेजना। अगर वो मॉरिशस में ही नहीं है तो वापस भेजने का एक प्रोसीजर अलग होता है। तो ये किस तरह से काम करता है और किन चीज़ों का जो है एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए जब वो चीज़ें खरीद रहा है? पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग ख़रीदते हैं तो एक तो ये सारे जो हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स की बात करी कि वेबसाइट आपकी सिक्योर होनी चाहिए, उसके बाद जो है पेमेंट मेथड्स जो है सिक्योर होने चाहिए, और बहुत सारे जो है वेबसाइट्स जो है ये भी उसके ऊपर अपना वो बताती हैं सुमिता जी कि उनकी लॉस एंड डिफरेंट पॉलिसी क्या है। तो अगर जो है और लॉस एंड डिफरेंट पॉलिसी उन्हीं वेबसाइट्स की होती है या फिर उन्हीं ई-कॉमर्स कंपनीज़ की होती है कि जो कि बहुत मैच्योर होती हैं, जो ऑथराइज्ड होती हैं, जो स्ट्रक्चर्ड होती हैं। तो जब वो ऑथराइज्ड हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं, तो उनका पूरा जो आपका रिफंड पॉलिसी है वो पूरी ऑलरेडी डिस्क्राइब सारी चीज़ें मेंशन होती है। यानी कि किसी भी आप ट्रस्टेड वेबसाइट पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक चलिए जो भी एक आर्टिकल ख़रीदना चाहते हैं तो उसके नीचे अगर आप सर्च करते हैं तो आपको सारा डिटेल मिल जाता है कि उसका रिफ़ंड या रिटर्न पॉलिसी क्या है, कैसे काम करता है। चलिए ये तो हो गई ऑथराइज्ड वेबसाइट की बात। पर कोई व्यक्ति अगर ऐसे ही किसी व्यक्ति से ख़रीद रहा है, जैसे कि अगर हम लोकल वेंडर्स की बात करें जो आजकल ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें बेचते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस जो कर रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या ये रिफ़ंड और ये सारी पॉलिसीज़ काम करती हैं या फिर इनके लिए कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते हैं? इसका ये भी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोग जो है ये फेस करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी तो जिसमें जो ड्रॉप बाई शॉपिंग है उसमें आदमी जो पैसा उसका खो जाता है, नहीं मिल जाता है। तो इसका तरीक़ा है सुमिता जी और बहुत आसान तरीक़ा है। तो अब चूँकि जो है लोकल जो सेलर्स हैं तो जो कि इस्टेब्लिश हैं, जो कि नोन हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम मॉरिशस की अगर बात करें तो जैसे कोर्ट्स है, 361 है, प्लस दूसरे और भी बहुत सारे हैं। तो ये तो आउटलेट्स हैं। लेकिन अगर जो है हम ऑनलाइन भी किसी ई-कॉमर्स की बात करें तो वो भी उसके अंदर भी सब सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। लेकिन अगर जो कोई ऐसे एडहॉक तरीके से कोई चीज़ बेच रहा है जो कि आपने कहा, तो उसमें बेस्ट तरीका जो मुझे हम लोग बताते हैं लोगों को वो ये है कि आप जो पेमेंट ऑनलाइन ना करें, या पेमेंट जो है आप उनको जूस से ना करें, पेमेंट जो है आप उनको किसी और दूसरे पेमेंट मेथड से ना करें। उसको ऑप्शंस होते हैं कि वो उनको घर पे जो है कैश ऑन डिलीवरी वगैरह, कैश ऑन डिलीवरी, एग्जैक्टली। तो कैश ऑन डिलीवरी जो है इज़ द सेफेस्ट सुमिता जी। और इसमें अगर आपके सामने वो सामान जो आपने ऑर्डर किया है वो आएगा, आप देखेंगे उसको आपके सामने,
एंड कैश ऑन डिलीवरी जो है अगर आपको पसंद है तो आप देंगे, नहीं पसंद होंगे तो आप जो नहीं देखेंगे। और मैंने ये चीज़ बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी देखी, और जहाँ पे, और अफ्रीका में बहुत कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, तो उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है मार्केट की वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो अपना ऑनलाइन मंगा दिया, बट द पेमेंट ऑन डिलीवरी, तो वो एक मेथड है। और आई बिलीव ये सबसे सेफ भी है, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट आ रहा है तो आप खुद उसे पर्सनली वेरीफाई करके ले रहे हैं, और कुछ खराबी है तो आप आपस में डिस्कस करके उसे चेंज करना चाहे या जो भी करना चाहे, इट बिकम्स ईजियर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बेस्ट तरीका है, कन्वीनियंट होता है, ये कन्वीनियंट होता है। उसके बाद जो फिर अपना जो आदमी का पैसा अगर खोने का जिसमें रिस्क होता है वो नहीं होता है, और इससे ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। और उसके बाद ये जैसे हमारे इस मुल्क में जो हमारे ज़ईफ़ लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, उनके लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट है, तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो अगर उन्हें कोई चीज़ मंगानी भी है तो अपना वो कैश ऑन डिलीवरी आके घर पे देख के जो और कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग अगर ऑनलाइन शॉपिंग करें तो बेहतर होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इंटरनेट की जानकारी है, क्योंकि ऐसे लोग जो है फ्रॉड का सामना ज़्यादा करते हैं। जी जी। और इस देखते ही देखते हमारे प्रोग्राम का समय भी जो है लगभग समाप्त होने को चला, और ऐसा लग रहा है कि और भी बहुत कुछ जानकारियां हैं। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद आपसे फिर मिलना हो और इस पर जानकारी हो, क्योंकि जैसे सालांत जो है एंड ऑफ ईयर करीब आता है तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है और बढ़ जाते हैं, ऐसे में फ्रॉड वगैरह ये सारी चीज़ें भी एक आम हिस्सा बन गए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उस्मानी जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े। कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमें इस समय देख रहे हैं और सुन रहे हैं? जी ज़रूर, अभी तो अच्छा मौका है क्योंकि एंड ऑफ द ईयर अभी आने वाला है, तो हम उस महीने में नवंबर पहुंच गए हैं, और अगले महीना वो एंड ऑफ द ईयर ही का है, और इस छुट्टियां भी चालू हो गई हैं। बच्चे लोग जो है अब ज़ाहिर है पेरेंट्स के साथ जाएंगे, पेरेंट्स जो है छुट्टियाँ लेंगे, जाके जो है वो अपने बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे सुनीता जी, 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो अगर कोई भी बच्चा या फिर पेरेंट्स या बूढ़े लोग हैं वो अगर शॉपिंग करते हैं तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो वो किसी ट्रस्टेड आउटलेट से चीज़ों को लें। दूसरी चीज़ ये है कि वो अगर ऑनलाइन शॉपिंग वो करते हैं तो अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं सुमिता जी, जैसे पासवर्ड्स हैं या फिर जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे हम लोग पीछे बात करी थी, उसको अच्छे से अपडेट करके रिव्यू करके उसको रखें। दूसरी चीज़ ये है जो कि मैं संदेश कह लें या फिर जो मैसेज कह लें, ये मैं देना चाह रहा था। और तीसरी चीज़ ये भी है कि जो है थोड़ा सा वो उनको अलर्ट रहना चाहिए और वॉच आउट करना चाहिए। जैसे हम लोग बहुत सारे एडवाइजरीज और अलर्ट्स इशू करते हैं, प्लस दूसरे जो बैंक्स हैं या फिर जो आउटलेट्स हैं वो भी इशू करते हैं कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, तो क्या गाइडलाइंस हैं, आपको क्या करना चाहिए। न्यूज़पेपर्स में भी आता है, तो साल के आखिर में हम लोग भी इशू करते हैं। तो मेरे ख्याल से 2-3 मैसेज ऐसे हैं जिसमें जो कि सभी को एक तरीके से सेफ़ रख सकता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कलीम उस्मानी जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के आप हेड हैं, आपका धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है आईसीटी मंत्रालय के सौजन्य से चलाया गया। तो इंटरनेट की बात आए या ऑनलाइन शॉपिंग की बात आए, सावधानी हमें जीवन के हर एक क्षण में जैसे हम प्रिकॉशंस लेते हैं, तो इन सभी बातों को लेकर भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पर पैसे आ जाते हैं वहाँ पर फ्रॉड आ जाता है, और फिर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है फिर दाव पर लग जाती है। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त या इंटरनेट का प्रयोग करते वक्त। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आप जो है हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा साथ देते रहिएगा। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पूरी टेक्निकल टीम को, हमारी प्रोडक्शन टीम को। यहाँ पर टेक्निकल टीम में फैज़ान है, साथ में प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुषा है, और प्रोडक्शन टीम से देव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके सहयोग से इस कार्यक्रम को आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को।